हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, आईसीएपी। आईसीएपी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 20 ईयर के लिए इंडिया के लिए एक कूलिंग एक्शन प्लान लेके आई है, जिसमें कुछ एक्शंस लेने की बात की गई है। इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जो कूलिंग एक्शन प्लान लेके आई है। हम पता करते हैं कि इंडिया के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इंडिया में 3 बड़े सेक्टर है जिनका ग्रोथ बहुत रैपिडली हुआ है, स्पेशली सॉफ्टवेयर सेक्टर, फार्मा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल सेक्टर। और इन तीनों सेक्टर के लिए हमारा कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, हमारे कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है जो सॉफ्टवेयर में सर्वर्स को कूल कर सके। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज चाहिए जो फूड को रिएक्शन से बचा सके। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मेडिसिन और केमिकल को प्रिजर्व करने के लिए हमारा कूलिंग सिस्टम चाहिए। बट दोस्तों, इन कूलिंग सिस्टम से इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, स्पेशली पोल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशंस के बहुत बड़े रीजन है। इंडिया ने जो ये कूलिंग प्लान लाया है 20 ईयर के लिए, जो 2017-18 से 2037-38 तक चलेगा। इंडिया ने 2 पर्पस को सॉल्व करने की चेष्टा की है, जिसमें पहला जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो सीओपी पेरिस जो डिक्लेरेशन हुआ था COP 25, उसमें निकल के आया था इसको। और दूसरा है हमारा SDG गोल 3, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा, जो 2030 में ख़त्म होगा। उसमें जो गोल नंबर 3 है वो कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और जो SDG गोल 7 है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। ये 2 पर्पस को सॉल्व करने की इंडिया ने इस कूलिंग एक्शन में चेष्टा की है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया ने कौन कौन से एक्शंस लेने की बात की है। मेनली 4 एक्शंस इंडिया ने लेने की बात की है, जिसमें जो पहला है हमारा वो है, इंडिया कहता है कि हमें कूलिंग डिमांड 20% से 25% तक कम करना है 2037-38 तक। हमें रेफ्रिजरेटर का जो डिमांड है उसको भी 25 से 30% तक कम करना है बाय 2037-38। जो तीसरा है हमारा वो कहता है कि जो कूलिंग एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको भी हमें 20 से 40% तक 2037 और 38 तक कम करना है। और गवर्नमेंट का जो चौथा एक्शंस प्लान है वो बात करता है कूलिंग एंड इसके रिलेटेड एरिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के रिसर्च की, इनोवेशंस की और इंडिजीनियसली डेवलप इक्विपमेंट्स की बात करता है, जिसमें मेक इन इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होंगे। और जो 5th एंड लास्ट पॉइंट है, इसमें गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया के तहत जो कूलिंग्स जो मशीन होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या फिर जो एसीज होते हैं, इनकी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए लगभग 1 लाख लोगों को सर्टिफिकेशंस का एक प्रोग्राम चलाएगी स्किल इंडिया मिशन के तहत, जो 2022 और 2023 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इंडिया के कौन कौन से सेक्टर इसके बेनिफिट्स होंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो हमारा बेनिफिशियल एरिया कौन कौन है, जैसे कि हमने बात कर लिया SDG का, ये है। पहला है बेनिफिट क्या होगा इसके, तो थर्मल कॉन्फिडेंस फॉर ऑल। हमारे इंडिया में जो ऑलमोस्ट 30% लोग हैं, RBI का गवर्नमेंट का डाटा देखे तो ऑलमोस्ट 30% ऐसे लोग हैं जो अभी भी BPL और APL में है। इनको LPG कनेक्शंस देने की बात करी गई है, जिससे हमारा जो ग्रीन हाउस गैस और लकड़ी से जो जलने वाला CO2, बाकी मोनोऑक्साइड, इन चीज़ों का उत्सर्जन बहुत कम होगा। सेकेंड आते हैं सस्टेनेबल कूलिंग। सस्टेनेबल कूलिंग क्या है दोस्तों, हम
ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि हमने बताया कि जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर एसी में, उनमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं को कर्व करने की बात की गई है। डबलिंग द फार्मर इनकम, ये तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम कोल्ड स्टोरेज चेन बना दें, फार्मर का जो प्रोडक्ट है उसकी वेस्टेज को हम बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दें, तो हमारा क्या होगा, जो वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाएगी, और इस वेस्टेज की कम होने की वजह से हमारे फार्मर की इनकम डबल होने में हमें हेल्प मिलेगी। जो चौथा है स्किल्ड वर्कफोर्स, मतलब जो हम ट्रेंड करेंगे लोगों को, उनको लाइवलीहुड मिलेगी और हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगा, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होंगे। उसके बाद मेक इन इंडिया, ये रिसर्च इनोवेशंस जो इस एसी बनाए जाएंगे या कूलिंग सिस्टम बनाए जाएंगे, उनकी इक्विपमेंट अगर इंडिया में बनेगी तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट होगा। और लास्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारी टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आएगी, जिससे हमारा इंडिया का ओवरऑल ट्रेड में भी ग्रोथ होगा और एक्सपोर्ट भी हम इनको कर पाएंगे। तो इस तरह ये आज का पहला टॉपिक था दोस्तों। हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे। निर्विक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम चलाया है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक विंग है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंट्रोड्यूस किया है इस निर्विक स्कीम को। तो पहले दोस्तों हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। सोच के देखिए कि कोई एमएसएमई इंडिया से एक्सपोर्ट करती है फॉरेन बायर को, बट फॉरेन बायर कहता है ड्यू टू करेंसी स्वैपिंग, पॉलिटिकल अनरेस्ट या फिर कुछ अदर रीजन से वो इंडियन बायर को पे नहीं कर सकता। फिर दूसरा सिचुएशंस मान के चलिए कि इंडिया के किसी एमएसएमई ने कुछ फॉरेन में एक्सपोर्ट किया और वो प्रोडक्ट फॉरेन के मार्केट में बिक नहीं पाया, और जो फॉरेन बायर है उसने कुछ टाइम मांगा, और इस हो सकता है कि उस टाइम के बावजूद भी फॉरेन बायर इंडियन एमएसएमई को पे नहीं कर सके। इन्हीं के लिए ये जो हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, स्कीम चलाई है निर्विक, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें कितने परसेंट की इंश्योरेंस की जाती है वो देखते हैं। एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वैल्यू जो है का इंटरेस्ट वैल्यू उसका इंश्योरेंस वो हमारी ईसीजीसी देगी, और ये पोस्ट और प्री शिपमेंट जो क्रेडिट है उसको भी इंश्योर करती है दोस्तों अभी ये 60% था, गवर्नमेंट ने बढ़ा के इसको 90% कर दिया है। और अगर किसी एक्सपोर्टर्स का जो एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी में होता है, उनका क्रेडिट इंटरेस्ट रेट अगर वो इंडियन करेंसी में है तो 8% दिया जाएगा, अगर फॉरेन करेंसी में है तो वो 4% होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पीस सेटर फंड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है 2015 में इंडिया एंड यूएस ने ज्वाइंट वेंचर्स में शुरू किया था। ये जो फंड है ये स्पेशली जो ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी है उनमें इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक तरह का उसको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए ये फंड बनाया गया है। इस फंड की खास बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑफ ग्रिड और स्मॉल स्केल लेस देन 1 मेगावाट जो क्लीन एनर्जी सिस्टम है उन्हीं में इन्वेस्ट करती है। और ये जो है अदर हेल्प, जैसे कि उसका टेस्ट इनोवेशन टेस्ट करना प्रोडक्ट का, उसके बाद उनको कॉपीराइट्स दिलाना और इंडस्ट्रियल के लेवल पे उसका प्रोडक्शंस करना, ये पीस सेटर फंड प्रोग्राम का ही हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक पे द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लांट सर्वे सैटेलाइट, ये नासा का एक स्पेस टेलीस्कोप है
जो अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। ये नासा का जो टीस है, ये सैटेलाइट 2018 में फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का रॉकेट था, जो इलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा स्पेस में भेजा गया था। इसका जो प्राइमरी मिशन 2 साल का था, वो 10 मई 2020 को ख़त्म होने वाला है, इसीलिए न्यूज में था। ये टेलीस्कोप अब तक 1835 एक्सो प्लानिट के की गणना कर चुका है दोस्तों। और ये जिसका प्राइमरी टारगेट पूरा होने के बावजूद भी ये कंटिन्यूस वर्क करता रहेगा। इसका काम मेनली है जो जेम्स वेबर स्पेस टेलीस्कोप है, जो केपलर मिशंस टेलीस्कोप्स में का एक सीरीज का एक पार्ट है, उसको असिस्टेंस देना और डाटा रिले करने में हेल्प करना। ये अर्थ की ऑर्बिट से लगभग 1,80,000 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में चक्कर अभी काट रही है दोस्तों। इसके जो कुछ अचीवमेंट है उसकी बात करें तो न्यूट्रॉन स्टार के बारे में इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भेजी है, और कुछ गोल्डीलॉक जोन में कुछ अर्थ ऑर्बिट के आसपास के जो प्लेनेट है उनको भी ये पता करने का कोशिश किया है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।